जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत क्या हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य है। दुनिया के सभी समाजों में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल तक विद्यमान रहा है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के जो समर्थक हैं वे प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उनके बारे में उनका जो विचार है वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को चक्रीय परिवर्तन के आधार पर परिभाषित करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। यानी उनका ये मानना है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो चक्रीय गति से होती है। दुनिया में के जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी सामाजिक परिवर्तन के बारे में चक्रीय आधार पर व्याख्या या वर्णन मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हिंदू धर्म में जो विभिन्न युगों की चर्चा की गई है उसमें भी आपको एक चक्रीय क्रम दिखाई पड़ता है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग की जो व्याख्या की गई है, जिसमें समाज में जो परिवर्तन की ये 4 युग बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आता है और उसके बाद फिर सतयुग आता है। तो इस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो चक्रीय गति से चलती रहती है। प्राचीन जो यूरोपियन जो दार्शनिक हैं उनके लेखों में भी आप सामाजिक परिवर्तन के बारे में चक्रीय आधार पर की गई व्याख्या को देखा जा सकता है। जैसे दार्शनिक जो प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो हैं, उनका जो सिद्धांत है उन्होंने भी परिवर्तन के बारे में चक्रीय आधार पर व्याख्या की है। तो ऐसा ये पता लगता है, यानी अगर हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि सामाजिक परिवर्तन का ये जो चक्रीय सिद्धांत है वो अन्य सिद्धांतों की तुलना में सबसे पुराना सिद्धांत है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो विद्वान हैं, जो सामाजिक विचारक हैं, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है, इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि समाज की में जो परिवर्तन की जो गति है वो चक्रीय है। यानी परिवर्तन एक सर्पिल गति से घूमा करती है या घूमती रहती है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकारों में सामाजिक परिवर्तन में की प्रक्रिया को चक्रीय आधार पर परिभाषित करने वाले प्रमुख विद्वानों में जोवानी विको, पैरेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन, टाइनबी आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तो इन विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन को चक्रीय आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया है और उन्होंने ये बताया है कि सामाजिक परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ होता है अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से समाज में जो परिवर्तन होता है एक चक्र की तरह से घूमता रहता है। एक चक्र पूरा होने के बाद फिर उसको बार बार दोहराया जाता है। तो कहने का आशय ये है कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो एक सर्पिल प्रक्रिया है, एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें परिवर्तन जहाँ से शुरू होता है अंत में आकर के वहीं समाप्त हो जाता है और फिर उसका अगला चक्र शुरू होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न विचारकों का नाम हमने आपके सामने लिया है, उनमें से जो सबसे पहले जो नाम आता है वो है जोवानी विको का। हालांकि बीए लेवल पर इनकी चर्चा नहीं की जाती है, कंपटीशन के उद्देश्य से इनकी चर्चा की जाती है, तो इस लिहाज से हम आपको इनके बारे में इनके जो विचार हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जोवानी विको जो कि इटालियन समाजशास्त्री थे, दार्शनिक थे, इन्होंने मानव इतिहास का गहन अध्ययन किया और अपने अध्ययन के उपरांत बताया कि समाज का एक चक्रीय दिशा में
परिवर्तन होता है। क्योंकि इनका जो विचार है, इनका जो अध्ययन है वो अगस्त काम्ट से बहुत पहले का है, इसीलिए बोगार्डस ने इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर ये पूछा जाता है कि बोगार्डस के अनुसार समाजशास्त्र का जनक कौन है। तो बोगार्डस ने इटालियन समाजशास्त्री जोवानी विको को समाजशास्त्र का जनक माना है या कहा है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि जो जोवानी विको का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, वो अगस्त काम्ट से बहुत पहले का है, जिसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्पिल प्रक्रिया में होता है। और अपने सिद्धांत में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि समाज सहयोग की निरंतर व्यवस्था से निम्नतर व्यवस्था से उच्चतर व्यवस्था की ओर बढ़ता है और फिर सर्पिल गति से वापस पहुंच जाता है। यानी जोवानी विको का ये कहना है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें समाज निम्नतर सहयोग से, यानी समाज में पहले जो सहयोग का स्तर होता है बहुत निम्न स्तर का होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सहयोग जो है वो उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। और जब समाज विकसित हो जाता है, उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तो फिर धीरे धीरे जो आपसी सहयोग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट करते। तो इस चूँकि जो जोवानी विको का जो सिद्धांत है वो लंबे समय तक लोगों के बीच में नहीं आया था, इसलिए उनको उनके इस विचार के लिए उनको जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और काफ़ी बाद में मिली। उन्होंने कहा था, विको ने बताया कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होते। यानी जोवानी विको का ने जो सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की उसमें समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं को सभी प्रकार के परिवर्तनों का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बदलती जाती हैं उन्हीं के अनुरूप हमारी सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता जाता है और जब संस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं तो समाज का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन की इस व्याख्या में उन्होंने बौद्धिक रूप से विकसित और जागरूक लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी जिन लोगों जो बुद्धिजीवी हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो समाज के समस्याओं के बारे में, समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जो चिंतित रहते हैं, ऐसे लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सुधारक लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख भूमिका उनकी मानी है, उनको एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं, सबसे जो प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम अक्सर लोग सुनते हैं वो हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। ये इटालियन समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 1848 में इटली में हुआ और 1923 में इनकी मृत्यु हुई। हम लोग इटालियन समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो का जो था वो उद्विकास के सिद्धांत में कतई विश्वास नहीं था। उनका ये कहना था कि ऐतिहासिक तथ्यों से ये कभी प्रमाणित नहीं होता है कि समाज का विकास कई चरणों में होता है। इसलिए पैरेटो ने उद्विकास के सिद्धांत से असंतुष्ट होकर के सामाजिक परिवर्तन का ये जो चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे हम लोग संभ्रांत या विशिष्ट वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। यानी जो विल्फ्रेडो पैरेटो का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम लोग विशिष्ट वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत या अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये जो विशिष्ट या अभिजात वर्ग, जो इलीट क्लास का जो उल्लेख किया गया है, तो विशिष्ट वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत को स्पष्ट करने से पहले ये जो विशिष्ट शब्द है, जो इलीट शब्द है, इसका अर्थ स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पैरेटो ने इलीट शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है, एक व्यापक अर्थ में और एक संकीर्ण अर्थ में। अगर हम लोग व्यापक अर्थ में बात करें तो उनका ये कहना था कि विशिष्ट वर्ग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे
कोई भी व्यक्ति जो अपने सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में काफ़ी आगे है या विशिष्ट स्थान रखता है, उसको उन्होंने विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत रखा है। जैसे कोई कुशल लेखक या कलाकार या कोई प्रसिद्ध डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर या कोई वैज्ञानिक या व्यापार के क्षेत्र में जो सब अग्रणी जो व्यापारी हैं, या अव्वल दर्जे का चोर या ठग जो अपनी कैटेगरी में अपने वर्ग में सबसे ऊपर आता है, सबसे प्रमुख स्थान रखता है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने विशिष्ट व्यक्ति या इलीट क्लास से संबंधित माना है। उन्होंने ये कहा कि विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने अपने जीवन कार्य के क्षेत्र में उच्च स्तर का कार्य किया है। यानी उनका ये जो कार्य है वो कुछ भी हो सकता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का कार्य करने में निपुण है, यानी वो व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर पर हो। यानी उसका जो स्थान है वो अपने कार्य क्षेत्र में अगर उच्च स्तर पर है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उच्च स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को पेरेटो ने अभिजात वर्ग कहा, यानी इलीट क्लास से, या जिसको विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत उनको शामिल किया है। अब अगर हम लोग संकीर्ण अर्थ में अभिजात वर्ग या विशिष्ट वर्ग का अर्थ स्पष्ट करें, तो संकीर्ण अर्थ में पेरेटो का जो तात्पर्य था विशिष्ट वर्ग से, वो मोटे तौर पर उन्होंने विशिष्ट वर्ग को दो भागों में बांटा था, एक शासकीय अभिजात वर्ग और दूसरा गैर शासकीय अभिजात वर्ग। यानी शासकीय अभिजात वर्ग का मतलब ये हुआ कि ऐसे इस वर्ग में, यानी शासकीय अभिजात वर्ग में वे लोग आते हैं जो सरकार या प्रशासन में होते हैं, यानी प्रशासन के जो बाहर के लोग हैं वो गैर शासकीय अभिजात वर्ग। यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शासकीय अभिजात वर्ग का मतलब ऐसे वर्ग के लोग जो शासन या प्रशासन में हैं, और गैर शासकीय अभिजात वर्ग का मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग से संबंधित लोग जो शासन या सत्ता या उनका सरकार से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से व्यापक अर्थ में जो विशिष्ट वर्ग इलीट क्लास का अर्थ है वो समाज के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन संकीर्ण अर्थ में पेरेटो ने विशिष्ट वर्ग का जो उल्लेख है वो मोटे तौर पर दो अर्थों में किया था, एक शासकीय अभिजात वर्ग के रूप में और दूसरा गैर शासकीय अभिजात वर्ग के रूप में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि शासकीय अभिजात वर्ग का मतलब ऐसे व्यक्तियों का समूह या एक ऐसा वर्ग, व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग जो शासन या सरकार में जिनकी दखल है या जो उससे संबंधित हैं, और ऐसे व्यक्ति जो शासन, सत्ता और सरकार में जिनका कोई दखल नहीं है, उनकी कोई हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को उन्होंने गैर शासकीय अभिजात वर्ग के रूप में परिभाषित किया है। अपने इस परिभ्रमण के सिद्धांत में, चक्रीय सिद्धांत में, सामाजिक परिवर्तन के इस जो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया, यानी दो वर्ग हो गए। यहाँ पर आप देखें तो दो वर्ग हो गए, एक शासकीय वर्ग हो गया और दूसरा गैर शासकीय अभिजात वर्ग हो गया। तो इन दोनों वर्गों में परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण का मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने जाने की प्रक्रिया चलती है। तो इसी को, यानी शासकीय अभिजात वर्ग से गैर शासकीय अभिजात वर्ग में और गैर शासकीय अभिजात वर्ग से शासकीय अभिजात वर्ग में जो व्यक्तियों के आने जाने की जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसी प्रक्रिया को, इसी परिभ्रमण को हम लोग पेरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पेरेटो ने ये जो परिभ्रमण जो बताया है कि शासकीय अभिजात वर्ग से गैर शासकीय अभिजात वर्ग में और गैर शासकीय अभिजात वर्ग से शासकीय अभिजात वर्ग में जो परिभ्रमण होता है, इस परिभ्रमण का कारण विशिष्ट चालक हैं। वो दो प्रकार के विशिष्ट चालकों का उल्लेख उन्होंने किया था। आगे की वीडियो में हम पेरेटो के विशिष्ट चालकों के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने
अभिजात में वर्ग में परिभ्रमण का कारण विशिष्ट चालक को बताया है और उन्होंने कहा कि विशिष्ट वर्गों का परिभ्रमण एक अनिवार्य और निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है। यानी उन्होंने कहा कि जो अभिजात वर्ग में जो परिभ्रमण होता है ये अनिवार्य प्रक्रिया है, इसको होना ही है, इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है। पैरेटो ने अपने इस अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने शेर, लोमड़ी और प्रेरक जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया। तो इस सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए शेर, लोमड़ी और प्रेरक जैसी अवधारणाओं को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा। पैरेटो ने विशिष्ट वर्ग को वैयक्तिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा है, एक शेर और दूसरा लोमड़ी। ये जो शेर और लोमड़ी है ये जानवर नहीं है, ये व्यक्ति का गुण है, यानी व्यक्ति का स्वभाव है, उसके नेचर का, उसके स्वभाव का एक तरीका है जिसमें कुछ लोग शेर जैसा स्वभाव होता है और कुछ लोगों का लोमड़ियों जैसा स्वभाव होता है। तो पैरेटो ने कहा कि जो शेर हैं, जो शेर के स्वभाव के लोग हैं, यानी जिनमें कि समूह के अस्थायित्व के विशिष्ट चालक पाए जाते हैं, तो जिन लोगों में समूह के अस्थायित्व के विशिष्ट चालकों की प्रधानता होती हैं वे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं और ऐसे लोग अपने परिवार, जाति और राष्ट्र के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे इसे अपने इसमें आवश्यकता पड़ने पर इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन वो स्वीकार नहीं करते हैं। वे तलवार की नोक पर शासन करने का दम रखते हैं, चूँकि इसीलिए इसको पैरेटो ने इनको शेर की प्रवृत्ति दी, यानी इनको शेर की संज्ञा दी। तो शेर की संज्ञा देने का मतलब ये था कि शेर का स्वभाव होता है कि वो अपने ताकत में विश्वास रखता है, वो परंपरावादी होता है, उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो रूढ़िवादी होता है, वो कट्टरवादी होता है। दूसरा जो है वो है लोमड़ियों के बारे में उन्होंने बताया। तो लोमड़ियों में उन्होंने कहा कि लोमड़ियों में प्रथम श्रेणी के प्रेरकों यानी संयोजन के विशिष्ट चालक की प्रधानता होती है और जिन लोगों में संयोजन के विशिष्ट चालकों की प्रधानता होती है, यानी जो लोग लोमड़ी जैसी प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग योजना बनाने, जोड़ तोड़ करने में काफ़ी निपुण होते हैं और वे परिवर्तन की नवीन प्रक्रियाओं को शुरू करने में यानी रुचि रखते। यानी ऐसे लोग जो संयोजन के विशिष्ट चालकों की प्रधानता होती हैं, वे लोग परिवर्तन के प्रेमी होते हैं, वे वफादार नहीं होते हैं और वे झूठे वादे, धोखाधड़ी आदि करके किसी तरह से यन प्रकारेण शासन करने की या सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए होते। तो बहुत सारे जो भारतीय नेता हैं, इन नेताओं को इसी श्रेणी में, लोमड़ियों वाली जो श्रेणी है, इसमें रखा जा सकता है, जो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी को हथियाने में लगे हुए रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पैरेटो ने शासकीय अभिजात वर्ग के लोगों को शेर की संज्ञा दी और जो गैर शासकीय अभिजात वर्ग के लोग हैं उनको लोमड़ी की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि ये जो शासकीय अभिजात वर्ग के लोग हैं जिनके अंदर समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक होते हैं, लेकिन होता ये है कि उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जब लोग शासन सत्ता में बने रहते हैं तो लंबे समय तक शासन सत्ता पद पर बने रहने के कारण उनके गुणों में कमी आने लगती है, वे उतने जुझारू और उतने शक्तिशाली नहीं रह पाते हैं जितना कि उस पद के लिए ज़रूरी होता है। धीरे धीरे उनमें आलसीपन, अयासी प्रवृत्ति की भावना उत्पन्न होने लगती है और स्वाभाविक रूप से इस कारण से उनके शासन की क्षमता में, उनके प्रभाव में कमी आने लगती है और वे लोग धीरे धीरे अपने वैयक्तिक गुणों को खो करके
यानी जिन गुणों के कारण उनको ये सत्ता मिली हुई होती है, सरकार में, शासन में वो भागीदार हुए होते हैं, अपने गुणों को खो देने के कारण धीरे धीरे वे अपने स्थान को खो करके वो गैर शासकीय अभिजात वर्ग में चले जाते हैं। और गैर शासकीय अभिजात वर्ग में जो लोमड़ियों के तरह के लोग होते हैं, वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि करते हैं, और अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि करके ऊपर वाला जो स्थान खाली हुआ है, उन स्थानीय खाली स्थान को भरने का प्रयास करते। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जो शासकीय अभिजात वर्ग के लोग हैं, वो लंबे समय तक अपने गुणों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्ति को बना करके नहीं रख पाते हैं, और अपने गुणों में कमी होने के कारण, शासन की क्षमता कमज़ोर होने के कारण वे अपने स्थान को खो देते हैं, और वे सड़क करके नीचे गिर करके गैर शासकीय अभिजात वर्ग में चले आते हैं। और दूसरी तरफ जो गैर शासकीय अभिजात वर्ग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, और मौके का फ़ायदा उठा करके वो ऊपर वाले स्थान पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, यानी वो नीचे से फिर वो शासकीय अभिजात वर्ग में पहुंच जाते हैं। और फिर जब शासकीय अभिजात वर्ग में पहुंच जाते हैं और लंबे समय तक उस स्थान पर बने रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके गुणों में कमी आने के कारण फिर वो धीरे धीरे खिसक करके, सरक करके नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरह से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यानी शासकीय वर्ग से गैर शासकीय अभिजात वर्ग में, और गैर शासकीय अभिजात वर्ग से शासकीय अभिजात वर्ग में आने जाने की एक प्रक्रिया चलती रहती है, लगी रहती है, परिभ्रमण बना रहता है। इसी कारण से उन्होंने कहा था कि जो परिवर्तन है, ये जो अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण है, इसके बारे में उन्होंने कहा था कि इतिहास जो है वो विशिष्ट वर्ग का कब्रिस्तान है। यानी जो, अगर आप इतिहास को देखेंगे, इतिहास उठा के पढ़ेंगे, तो इस इतिहास में राजा महाराजाओं, सेनापतियों, योद्धाओं, यानी जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, इन्हीं का इतिहास है, इन्हीं के बारे में पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है, उसमें सामान्य व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन के इस चक्रीय सिद्धांत के बारे में, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की सिद्धांत के बारे में पैरेटो ने कहा कि ये जो परिभ्रमण है वो एक अनिवार्य और निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो शासकीय अभिजात वर्ग के जो लोग हैं, उनमें अपने गुणों की कमी होने स्वाभाविक है, और इस गुणों में कमी होने के कारण जो दूसरा जो वर्ग है उस कमी को पूरा करने का प्रयास करता है, और समाज में इस तरह से परिवर्तन, उतार चढ़ाव या पदारोहण की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो पैरेटो ने अपने इस सिद्धांत में समाज में जो परिवर्तन है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को दो वर्गों, यानी शासकीय अभिजात वर्ग और गैर शासकीय अभिजात वर्गों के बीच में परिभ्रमण के आधार पर प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि परिभ्रमण की, अभिजात वर्गों के परिभ्रमण की प्रक्रिया को उन्होंने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं कहा। यानी राजनीतिक क्षेत्र में तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कुछ शेर और लोमड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो जो शेर के प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो शासकीय वर्ग, अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, और जो लोमड़ी की प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो गैर शासकीय अभिजात वर्ग में होते हैं। तो पैरेटो ने कहा कि ये जो अभिजात वर्ग हैं वो राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक और आदर्शात्मक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी आपको विशिष्ट वर्ग के लोग दिखाई पड़ेंगे, और इस विशिष्ट वर्ग के आधार पर दो वर्ग आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे अगर आप आर्थिक क्षेत्र में देखें, तो आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने दो वर्गों का उल्लेख किया, एक निश्चित आय वर्ग वाला वर्ग और दूसरा सट्टेबाज वर्ग। निश्चित आय वर्ग वाले व्यक्ति को उन्होंने शेर की संज्ञा दी, और जो सट्टेबाज हैं उनको लोमड़ियों की संज्ञा दी। तो ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि जो निश्चित आय वर्ग वाला व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, वो अपनी निश्चित आय के आधार पर ही चैन की जिंदगी जीना चाहता है। और दूसरी तरफ जो लोमड़ी के जो सटोरी हैं, जिनको कि उन्होंने लोमड़ी कहा, वो लोग जो हैं अपने आप को बड़े बड़े उद्योगों में लगाते हैं, अधिक से अधिक आमदनी
प्राप्त करने के लिए, कोई भी अनैतिक काम करने के लिए तत्पर रहते, यानी वो बहुत सारा जोखिम उठा करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते। इसी तरह से आप देखें तो धार्मिक क्षेत्र में भी आपको ये इस तरह के लोग मिलेंगे, जिसमें उन्होंने विश्वासी और अविश्वासी दो वर्गों का उल्लेख किया। विश्वासी को उन्होंने शेर कहा और अविश्वासी को उन्होंने लोमड़ियों की संज्ञा दी। तो इस तरह से इस पैरेटो के परिभ्रमण के इस सिद्धांत के से ये स्पष्ट होता है कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की जो प्रक्रिया है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो ये जो अभी जो मैंने आपको बताया कि शेर और जो लोमड़ी का जो गुण है, इसको उन्होंने कहा कि ये जन्मजात गुण है, ये बाय बर्थ जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर प्रभावित होता है और इसमें फेरबदल होता रहता है, और इसी कारण से दो वर्गों के बीच में परिभ्रमण की प्रक्रिया चलती रहती है। पैरेटो ने ये कहा कि परिभ्रमण की ये जो प्रक्रिया है वो सहज नहीं है, यानी जितनी आसान दिखती है, जितना आसानी से हमने आपको बता दिया कि गैर शासकीय अभिजात वर्ग से अभिजात वर्ग में और अभिजात वर्ग से गैर शासकीय अभिजात वर्ग में कुछ लोगों के आने जाने की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसको कि हम अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। इसके लिए जो दोनों वर्ग के जो लोग जो शासकीय अभिजात वर्ग के लोग हैं इसका विरोध करते हैं, यानी जिनको जो लोग शासकीय अभिजात वर्ग के लोग होते हैं वो आसानी से जो गैर शासकीय अभिजात वर्ग के लोग हैं वो उनको आने नहीं देना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो सत्ता पे है, जो पद पे है, जिसको कुर्सी मिली हुई है, वो अपनी कुर्सी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। उस कुर्सी को हासिल कर बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद पर जाता है और हर कोशिश करता है, और इसमें जो गैर शासकीय अभिजात वर्ग के लोग हैं उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है या पड़ सकता है। तो इस तरह से जो पैरेटो ने ये कहा कि जो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की प्रक्रिया है वो आसान प्रक्रिया नहीं है, वो सहज प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर ये एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम लोग पैरेटो को बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स कहते हैं। बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स इसलिए कहते हैं कि पैरेटो जो थे वो विशिष्ट वर्ग के हितों के समर्थक थे और गैर विशिष्ट वर्ग के विरोधी थे। यानी जैसे कार्ल मार्क्स जो थे वो निम्न वर्ग और सर्वहारा वर्ग के कट्टर समर्थक थे, उसी प्रकार जो पैरेटो थे वो बुर्जुआजी वर्ग के यानी जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके प्रबल समर्थक थे। वो प्रजातंत्र के विरोधी और तानाशाही व्यवस्था के घोर समर्थक थे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रखें। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स किसे कहा जाता है, तो बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स हम लोग विल्फ्रेडो पैरेटो को जानते हैं या उनको मानते हैं। तो इस तरह से पैरेटो ने ये अपने चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये भविष्यवाणी की थी कि जहाँ कहीं भी संभ्रांत लोगों का शासन है, यानी जहाँ कहीं भी संसदीय प्रजातंत्र है, वहाँ पर उनका पतन होना सुनिश्चित है, और उसकी जगह पर निम्न वर्ग के या अभद्र या जो शारीरिक रूप से या जनसंख्या के रूप में जो अधिक लोग हैं उनके लोगों की शासन का होना स्वाभाविक है, उनकी या उनकी स्थापना होगी। और भारत जैसे देश में अगर हम लोग बात करें तो भारत में तो इस बात का पैरेटो का ये जो सिद्धांत है वो पैरेटो का ये जो विचार है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लागू होता दिखता है, यानी उनकी जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी सच होती दिखती है। जिसमें आप देखे होंगे कि जो हरियाणा में देवीलाल या बिहार में लालू प्रसाद यादव या उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे जो दलित और जो पिछड़े और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका भारतीय राजनीति में उभर करके सामने आना विल्फ्रेडो पैरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत की पुष्टि करता है, उसको प्रमाणित करता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में
आप जो है वो विल्फ्रेडो पैरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय व्यवस्था को समझ पाए होंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं ओस्वाल्ड स्पेंगलर के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की। तो स्पेंगलर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। इनकी एक जो फेमस बुक है, अक्सर जो कंपटीशन में पूछी जाती है, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं। तो ये बुक जो है वो ओस्वाल्ड स्पेंगलर की है, जिसमें उन्होंने संस्कृति का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और अपने इस सिद्धांत में उन्होंने दुनिया की, विश्व की 8 जो हैं वो संस्कृतियों का अध्ययन किया। जिन संस्कृतियों का उन्होंने अध्ययन किया है उनमें इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, हिंदू संस्कृति, चाइनीज़ संस्कृति, क्लासिकल और अरबियन, मायन संस्कृति और वेस्टर्न संस्कृति का उन्होंने अध्ययन किया। इन 8 जो हैं वो संस्कृतियों का उन्होंने व्यापक अध्ययन किया। और उन्होंने अपने अध्ययन में आदिम जातीय या आदिम जनजातीय समाज का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि आदिम जातीय समाज जो है वो इतिहासहीन समाज है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आदिम समाज जो है वो इतिहास विहीन समाज है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो ओस्वाल्ड स्पेंगलर से संबंधित है। उन्होंने अपने सिद्धांत में संस्कृति को सावयवी आधार पर व्याख्या की है, यानी उन्होंने संस्कृति और सावयव को के बीच में समानता का उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा कि संस्कृति सावयव की तरह से है और विश्व इतिहास उसकी सामूहिक जीवनी है। स्पेंगलर का मानना है कि जैसे व्यक्तियों में के जीवन में उत्थान और पतन होता है, वैसे ही संस्कृति का भी उत्थान और पतन होता है। जैसे व्यक्ति का जीवन चक्र बचपन, युवा, परिपक्वता और बुढ़ापा जैसे 4 चरणों से होकर के गुजरता है, उसी तरह से जो संस्कृति है वो भी 4 चरणों से होकर के गुजर करके समाप्त हो जाती है। और उन्होंने संस्कृति के इस चक्रीय विकास को स्पष्ट करने के लिए इसकी तुलना उन्होंने 4 ऋतुओं से की, वसंत ऋतु, पतझड़, सर्दी और ग्रीष्म। इन 4 ऋतुओं से उन्होंने संस्कृति के इस चक्रीय विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि स्पेंगलर का ये मानना है कि किसी संस्कृति का जो जीवन है वो लगभग 1000 साल का होता है, क्योंकि उन्होंने जो पाश्चात्य संस्कृति का जो उदय हुआ है वो लगभग 900 ईस्वी के आसपास हुआ था। और आज की डेट में, आज के वर्तमान समय में जो पाश्चात्य संस्कृति है वो धीरे धीरे अब पतन के कगार पर है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिट रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने अध्ययन में संस्कृति के जीवन को लगभग 1000 साल का माना है। हालांकि बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं वो स्पेंगलर के सिद्धांत को मौलिक सिद्धांत नहीं मानते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। उनका ये कहना है कि जो स्पेंगलर का जो विचार है वो निराशावादी चिंतन पर आधारित है। और एक आरोप और लगता है कि एक आरोप ये लगता है कि जो ओस्वाल्ड स्पेंगलर ने ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि इन्होंने ये जो सिद्धांत है वो डैनी लिविस्की से चोरी किया हुआ है। यानी इनका ये जो सिद्धांत है वो डैनी लिविस्की, जिनकी बुक है रशिया एंड यूरोप, इस बुक से उन्होंने अपने इस लेख को उनके इस लेख को चुराया हुआ है। और उसी चुराए हुए लेख के आधार पर उन्होंने संस्कृति की जो है वो व्याख्या प्रस्तुत की है। उसमें अपने लेख में उन्होंने सभ्यता की व्याख्या की और सभ्यता की जगह पर ओस्वाल्ड स्पेंगलर ने सभ्यता शब्द हटा करके उसकी संस्कृति शब्द जोड़ करके उसकी उसी व्याख्या को अपने आधार पर प्रस्तुत किया। तो इस तरह से उनके ऊपर मौलिक सिद्धांत नहीं होने का आरोप लगता है। तो आज के इस सिद्धांत में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत पीटर सोरोकिन के चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत की और अर्नोल्ड टॉइनबी के जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है, इसकी चर्चा हम लोग सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के जो पार्ट 2 में दूसरे वाले वीडियो में इसका उल्लेख किया जाएगा। तो आगे के वीडियो के लिए
आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।